आज हम भौतिक भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल को हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थल मंडल को हम कैसे पढ़ें या अपने माइंड में स्थल मंडल को समझने के लिए एक कैसी संकल्पना तैयार करें, उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जब भी कभी हम स्थल मंडल की बात करें तो आपके माइंड में तीन बातें आनी चाहिए या तीन शब्द आने चाहिए। पहला शब्द है पृथ्वी, दूसरा शब्द है उसके स्थलीय भाग अर्थात पृथ्वी एवं उसके स्थलीय भाग, और तीसरा शब्द है ऊर्जा। देखिए, पृथ्वी जिस पर हम आप सब रहते हैं उसके स्थलीय भाग यानी जहाँ पर जल का अभाव है, जहाँ जल नहीं है, जल का अभाव है, वह सारे भाग क्या हैं? स्थलीय भाग हैं। और अगला शब्द क्या है? ऊर्जा। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऊर्जा से बल उत्पन्न होता है और बल से कार्य होता है। तो सामूहिक रूप से हमें स्थलमंडल के अंतर्गत क्या समझना है कि पृथ्वी एवं उसके स्थलीय भाग पर किस प्रकार ऊर्जा बल के माध्यम से कार्य करती है। हमने क्या समझाया कि स्थलमंडल में हमेशा स्थलमंडल को तैयार करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी एवं उसके स्थलीय भाग में ऊर्जा का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और यह इस ऊर्जा से जो बल उत्पन्न होता है, यह बल किस प्रकार कार्य करता है और यह कार्य उसके स्थलीय भाग या पृथ्वी को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, जहाँ तक हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के संबंध में सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हो गई। ये आपको आपके सिलेबस में है, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं। क्या है? दो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना को हम लोग कहते हैं अद्वैतवादी। क्या बोलते हैं? अद्वैतवादी परिकल्पना। अद्वैतवादी परिकल्पना। और दूसरी परिकल्पना को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वैतवादी परिकल्पना। हमने क्या बताया कि जब भी कभी हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना आती है, उस परिकल्पना में दो महत्वपूर्ण प्रकार की परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना को कहते हैं अद्वैतवादी और दूसरी परिकल्पना को कहते हैं द्वैतवादी। हम आपको आगे इसको विस्तार से समझाएंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना होगा भूगर्भिक इतिहास। किसका भूगर्भिक इतिहास? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ ही होता है अतीत, और हम यहां पर किसके अतीत की बात कर रहे हैं? पृथ्वी के अतीत की बात कर रहे हैं। जब भी हम कभी पृथ्वी के अतीत की बात करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ जैसे जो आज का समय है, आज के समय से यानी आज के समय से ठीक उस समय तक हमें जाना होगा जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। यह अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक के समय में हमारी पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरी है, उस पृथ्वी पर क्या क्या भौतिक घटनाएं घटी हैं, इन सभी बातों की जानकारी हम कहां पर समझने की कोशिश करेंगे? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। देखिए, जो सबसे आधुनिक और मान्य बात है वो वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई थी।
यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने अरब वर्ष पूर्व हुई है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई। तो जब उत्पन्न हुई है उस समय से लेकर के आज के समय तक हमारी पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर के गुजरी है, इन दशाओं को एक कालखंड में, एक समय के अंतर्गत बांधने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? भूगर्भिक इतिहास। जब हम आपको भूगर्भिक इतिहास पढ़ाएंगे तो देखिए हम आपको क्या बताएंगे, जो सबसे बड़ा समय कालखंड होता है उसे हम लोग, सबसे बड़े कालखंड को हम लोग महाकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाकल्प। महाकल्प को युग में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? युग में। और युग को शक में बांटा गया है। जैसे हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, सबसे बड़ा क्या है? घंटा है, और घंटे को हमने मिनट में बांटा है और मिनट को हमने सेकंड में बांटा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में जो सबसे बड़ा समय है उसे हमने क्या नाम दिया है? महाकल्प। और महाकल्प को हम लोग एरा भी बोल देते हैं, और दूसरा युग को हम लोग इपोक भी बोलते हैं, और युग के बाद शक को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। यानी जब हम आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास बताएंगे तो महाकल्प बताएंगे, महाकल्प के बाद युग, और युग के बाद शक। ठीक है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसके बाद हम लोग स्थल मंडल में जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो क्या है, देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम आपको आगे अपने वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर में बता चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके बाद चट्टान की परिभाषा, चट्टान की उत्पत्ति, चट्टान की विशेषताएं, चट्टान का आर्थिक महत्व, चट्टान का पारिस्थितिकीय या अन्य घटकों से अंतर संबंध, इस पर भी हम आपको वीडियो दे चुके हैं। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अर्थात ये घूमती हुई पृथ्वी वो पृथ्वी अक्ष पर भी घूर्णन कर जा रही है। आखिर ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ या अपने अक्ष पर किस प्रकार संतुलन की स्थिति में है, इसको हम लोग आइसोस्टेसी टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। आइसोस्टेसी, यहाँ पर भी देखेंगे कि भिन्न भिन्न विद्वान अपनी अपनी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी, एक घूमती हुई पृथ्वी किस प्रकार अपने संतुलन की स्थिति में है, इस पर हम आपको एक वीडियो बना करके देंगे। पृथ्वी के संबंध में उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं में अद्वैतवादी और द्वैतवादी परिकल्पना, फिर पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा चट्टान एवं आइसोस्टेसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगला शब्द मैंने क्या बताया था? स्थलीय भाग। स्थलीय भाग के संबंध में हमने पहली बात आपको क्या बताई? जल का अभाव, अर्थात पृथ्वी की सतह पर जहां जहां जल नहीं है वह सारे भाग क्या है? स्थलीय भाग है। और इस पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। भौगोलिक भाषा में इन स्थलाकृतियों को हम लोग उच्चावच बोलते हैं, अर्थात उच्चावच यानी पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या है?
पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां यानी उच्चावच, यानी स्थलीय भाग पर ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, ये आखिर किस प्रकार उत्पन्न हो गए? इनकी उत्पत्ति बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन स्थलीय भागों पर जो उच्चावच पाए जाते हैं, इस उच्चावच का किस प्रकार ऊर्जा से संबंध है। देखिए, जब ऊर्जा की बात करते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि ऊर्जा से बल उत्पन्न होता है और बल से कार्य, और कार्य का प्रभाव हमेशा कहां पर दिखाई पड़ेगा? पृथ्वी की सतह पर। और पृथ्वी की सतह का आशय यहां पर किससे है? स्थलीय भागों से। और स्थलीय भागों का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले उच्चावच, अर्थात पर्वत, पठार, ये सब किस प्रकार ऊर्जा के प्रभाव में आकर पृथ्वी की सतह पर निर्मित हो गए हैं, इन अंतर संबंधों को हम देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बताया? ऊर्जा, ऊर्जा से क्या उत्पन्न होगा? बल। और बल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। हमने क्या बताया? ऊर्जा से बल उत्पन्न होता है और बल से कार्य होगा। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यदि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह को 0 किलोमीटर मान लें तो यह केंद्र बिंदु 6371 किलोमीटर तक है। और इस पृथ्वी को 0 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक आने में भिन्न भिन्न परतों में बांटा गया है। जैसे सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, मध्य वाली परत को मेंटल कहा जाता है और अंदर वाली परत को कोर कहा जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? ऊर्जा, ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? बल। ध्यान से समझिएगा, बल की स्थिति के आधार पर, बल की स्थिति के आधार पर इस बल को दो भागों में बांटा गया। यदि बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो रहा है, कहां पर? सतह पर, तो इस बल को बहिर्जात बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिर्जात बल, यानी बाहर। और बाहर कहां पर? बाहर पृथ्वी की सतह के ऊपर। और दूसरा जो बल है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, इसे कहा जाता है अंतर्जात बल। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो रहा है और अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न हो रहा है। बहिर्जात बल को एक्सोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं और अंतर्जात बलों को इंडोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। यानी बल की स्थितियों, बल जहां पर उत्पन्न हो रहा है उस स्थिति के आधार पर बल को दो भागों में बांटे हैं, दो भागों में डिवाइड किए हैं, बहिर्जात बल और अंतर्जात बल। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है और अंतर्जात बल पृथ्वी की आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है। तो ये सब आपके क्या है? टॉपिक हैं। आपको बहिर्जात बल भी पढ़ना है और आपको अंतर्जात बल भी पढ़ना है। देखिए, बहिर्जात बल हमने क्या बताया? स्थान क्या है? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, अगर हम बहिर्जात बल की
विशेषताओं की बात करें, किसकी मैं बात करूं? विशेषताओं की। देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। देखिए, पहली विशेषता हमने क्या बताई कि ये सदैव पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होते हैं। दूसरी विशेषता, बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर समानता लाते हैं। क्या लाते हैं? पृथ्वी की सतह पर समानता लाते हैं। और कैसे समानता लाते हैं? पहला शब्द है अपक्षय और दूसरा शब्द है अपर्दन। अर्थात बहिर्जात बल के प्रभाव में आकर पृथ्वी की सतह पर दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपक्षय और अपर्दन। कोई भी स्थलाकृति यदि है अपने ही स्थान पर कमजोर हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अपक्षय। और जब कभी वह स्थलाकृति जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है अपने ही स्थान पर कमजोर हो रही है, उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। और जैसे ही इन कणों में, कमजोर या ढीले कणों में गतिज ऊर्जा स्थापित हो जाती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? अपर्दन। यानी बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर समानता लाते हैं। कैसे समानता लाते हैं? अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को अपनाकर। कभी कभी जब इन कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो यह कण एक अपने स्थान पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद उनमें धीरे धीरे जमाव होने लगता है, तो ये निक्षेपण की भी प्रक्रिया को, यहां पर निक्षेपण होने लगता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सतह पर क्या लाते हैं? समानता लाते हैं। अब हम अगर बहिर्जात बलों की विशेषताओं के बाद अगर हम प्रभाव की बात करें तो इनका प्रभाव कहां पर दिखाई पड़ता है? पृथ्वी की सतह पर। कैसे दिखाई पड़ता है? अब हम ये देखेंगे कि आखिर बहिर्जात बल किस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? जैसे इस पृथ्वी की सतह पर वायु दाब में अंतर होता है। क्या होता है? वायु दाब में अंतर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर हाई प्रेशर है तो कहीं पर लो प्रेशर है। हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब, लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब। और इस दाबांतर को भरने के लिए, कम करने के लिए पवनी क्या करती हैं? हाई प्रेशर, वायु क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चली, उसने रास्ते में क्या किया? जो भी चट्टानें पड़ रही थी या जो भी स्थलाकृतियां पड़ रही थी उसमें अपक्षय और अपर्दन का कार्य करने लगेंगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि पवनें भी क्या करती हैं? पवनें एक महत्वपूर्ण कारक होती हैं बहिर्जात बल को उत्पन्न करने के लिए। दूसरा क्या है? नदियां। हम आप सब जानते हैं कि नदियां या जल जो होता है ये किसका अनुसरण करता है? ढाल का। यानी उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जब जल का प्रवाह होता है तो रास्ते में इस जल के प्रवाह में जो जल के अणु हैं इनमें क्या है? गतिज ऊर्जा स्थापित हो जाती है। और जैसे ही गतिज ऊर्जा स्थापित हुई वही प्रक्रिया होने लगेगी कि रास्ते में जो भी चट्टानें
या स्थलाकृतियां मिल रही हैं उनमें क्या करेंगी, अपक्षय कर देंगी और अपर्दन कर देंगी। और जब कभी इन जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा कम होगी तो ये टूटी हुई चट्टानों का जमाव होने लगता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, निक्षेपण बोल देते हैं। तीसरा क्या है, हिमानी। बड़े बड़े हिम शिलाखंड ढाल का अनुसरण करते हुए उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ये बढ़ेंगे तो जो इनके अणुओं में गतिज ऊर्जा स्थापित हो जाती है, यही गतिज ऊर्जा बहिर्जात बल का कारण बनती है और रास्ते में वही प्रक्रिया अपनाती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। देखिए वर्षा जल, अगली बात क्या है, वर्षा का जल। वर्षा का जल जब पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो उसके जल के अणुओं में बड़ी भारी मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जहां जहां पर चूना युक्त चट्टानें मिलती हैं, क्या मिलती हैं, चूना युक्त चट्टानें, ये जल, वर्षा का जल उन चट्टानों का घोलीकरण कर देता है और वही प्रक्रिया होती है क्या, अपक्षय और अपर्दन। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो बहिर्जात बल हैं ये क्या करते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण लगातार अपक्षय अपर्दन की प्रक्रिया करते रहते हैं, और जब इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है तो ये कहीं न कहीं निक्षेपण का कार्य करते हैं। और इस क्रम में हमने देखा नदियाँ, पवने, वायुदाब में अंतर अर्थात पवन संचार, नदियाँ, हिमानी और वर्षा का जल ये महत्वपूर्ण कारक बनते हैं जो पृथ्वी की सतह पर बहिर्जात बल को उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे कि बहिर्जात बल का प्रभाव और पृथ्वी की सतह पर ये बहिर्जात बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं। तो प्रभाव के संबंध में सबसे पहले हमने क्या बताया था, ये समानता लाते हैं। कैसे समानता लाते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनका लगातार अपक्षय अपर्दन करते हैं, जिससे वो क्या है, सतह बराबर होती रहती है। हम जानते हैं पृथ्वी के इतिहास में, हम आपको आगे बताएंगे कि बहुत बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं कभी हुआ करती थीं जिनका आज नामो निशान मिट गया, सिर्फ किसके कारण, बहिर्जात बलों के कारण। और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, अपक्षय और अपर्दन की। तो जब हम इसके प्रभाव की बात करेंगे तो पहले देखेंगे पवनों का प्रभाव, पवन का प्रभाव, फिर क्या देखेंगे, नदी जल का प्रभाव, फिर हम क्या देखेंगे, हिमानी का प्रभाव, फिर हम क्या देखेंगे, वर्षा जल का प्रभाव। और प्रभाव कैसे करेंगे, तीन बातें, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। यहां पर भी क्या, नदी के जल का प्रभाव किस रूप में, अपक्षय के रूप में, अपर्दन के रूप में और निक्षेपण के रूप में। वही बात यहां पर भी, हिमानी अपक्षय के रूप में, अपर्दन के रूप में और निक्षेपण के रूप में। वर्षा जल अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के रूप में। अर्थात ये कारक जब भी कभी अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण करेंगे तो क्या बनाएंगे, भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां। तो हम ये देखेंगे कि इस पृथ्वी की सतह पर पवनें किस प्रकार भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां बनाती हैं, नदी किस प्रकार भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां बनाती हैं। जब नदी का जल प्रवाह होता है तो कहीं वी आकार की घाटी, तो कहीं यू आकार की घाटी, तो कहीं डेल्टा, इस प्रकार की संरचना बनाती हैं। हिमानी भी उसी तरीके से अपक्षय और अपर्दन से किस प्रकार की संरचना बनाती हैं, या वर्षा जल के द्वारा
किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, हम इसी बहिर्जात बल के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा बल आपका क्या है? अंतर्जात बल। हमने बताया था कि अंतर्जात बल उत्पन्न कहां हो रहा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि जहां पर बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर समानता लाए थे, तो ये क्या करते हैं? असमानता लाते हैं। कैसे असमानता लाते हैं? बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृतियों का कटाव करते थे, लेकिन अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह पर क्या करते हैं? स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कहीं पर्वत बन गया, कहीं पठार बन गए, तो ये सब किसका प्रभाव है? अंतर्जात बलों का। तो अंतर्जात बलों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि ये पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच या स्थलाकृतियों का निर्माण करके पृथ्वी की सतह पर असमानता लाते हैं। देखिए, अगर हम तीव्रता और समय की बात करें तो कुछ अंतर्जात बल ऐसे होते हैं जो कम समय में अधिक तीव्र होते हैं, और जब कम समय में अधिक तीव्रता लाएंगे तो निश्चित ही भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होंगे। भूकंप क्या है? जब पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊर्जा तरंगों के माध्यम से बाहर निकलती है तो वो पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न करती है। ऐसी भौगोलिक घटना को हम लोग क्या कह देंगे? भूकंप। ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव में आकर चट्टानें पिघलती हैं। पिघलने के कारण उनमें फैलाव होता है, और फैलाव के क्रम में पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी की सतह को तोड़ करके भयंकर विस्फोट के साथ बाहर निकलती हैं। तो ऐसी भौगोलिक घटना को हम लोग क्या कह देते हैं? ज्वालामुखी। तो आपको भूकंप भी पढ़ना है, आपको ज्वालामुखी भी पढ़ना है। कभी कभी अधिक समय होता है, अधिक समय, और तीव्रता क्या होती है? कम होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के अंदर यानी अधिक समय और तीव्रता कम, दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल को हम लोग कहते हैं संपीड़न, और दूसरे बल को हम लोग क्या बोल देते हैं? तनाव। तो जब कभी समय अधिक हो और तीव्रता कम हो तो दो दिशाओं में बल काम करता है। पहली दिशा क्या है? संपीड़न की, और दूसरी दिशा क्या है? तनाव की। तो जब कभी भी संपीड़न होगा तो पृथ्वी की सतह पर पर्वत और पठार जैसी स्थलाकृतियां उत्पन्न होंगी, और जब कभी तनाव उत्पन्न होगा तो पृथ्वी की सतह पर भ्रंश घाटी जैसी संरचनाएं उत्पन्न होंगी। तो आपको संपीड़न के प्रभाव में पर्वत पठारों को समझना है, तनाव की स्थिति में भ्रंश घाटी एवं उसके प्रकार को समझना है। ये आपका सिलेबस है। और हम लोग जब पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वत की विशेषताएं, पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, पर्वतों का क्या महत्व हो सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से पठार के संबंध में पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग भ्रंश घाटी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अंतर्जात जो बल होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर क्या करते हैं? भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करके जो है पृथ्वी की सतह पर जो है असमानता लाते हैं। और वहीं हमने पहले क्या बताया कि जो बहिर्जात बल होते हैं ये अपक्षय, अपर्दन और
की प्रक्रिया को अपना करके पृथ्वी की सतह पर लगातार कटाव का काम करते हैं। देखिए, अंतर्जात बलों की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो अभी तक बहुत एग्जैक्ट रीजन, बहुत ठीक ठीक कारण नहीं पता है कि अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एक संपूर्ण स्थलमंडल है, उस स्थलमंडल में क्या क्या पढ़ना है और उसको पढ़ने के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनना चाहिए जब भी कभी इस टॉपिक को तैयार करें। और जब भी कभी स्थलमंडल को पढ़ें तो ये हमारा जो वीडियो है इसको ज़रूर देखें और आप नोट्स बना लें, फिर उसके तहत उसको समझें। धन्यवाद, नमस्कार।